ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सबसे पहले बोर्ड के पर्पज से हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कितने मार्क्स दिलाता है। साइंस में देखो, हर चैप्टर हमें किसी न किसी रूप में बताता है कि उससे रिलेटेड कितने मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। और ये हमें बोर्ड के पर्पज से 6 मार्क्स दिलाता है। जो 80 नंबर का पेपर होता है बोर्ड का, उसमें 6 नंबर कैरी करवाता है। और उसके साथ ही ये इस साइंस की बुक में सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर में बोल सकते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। देखो, इसमें 2-4 शब्द हैं जिसको अपन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पार्ट के 2 शब्द हैं मानव, जिसको अगर अपन समझने की कोशिश करें तो जैसे देखिए, इसको मानव अर्थात बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और दूसरा वर्ड है तंत्र। अब देखिए, मानव में तो ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, पर हाँ, तंत्र में काफी कुछ समझने वाला है। जैसे अब देखिए, सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है, उसको जानने के लिए अपन थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे चल के अपन पहुंचते कहाँ पर, कोशिका पर। अब आप देखिए, कोशिका क्या है। सर, आपने आज तक पढ़ा और जाना होगा कि यदि हम कोशिका को डिफाइन करने की कोशिश करें, उसे परिभाषित करना चाहें, तो उसकी परिभाषा हम यूँ लिखते हैं कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। या आपने शरीर की जगह शब्द ये भी पढ़ा होगा कि सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बात एक ही। अगर अपन ह्यूमन रेफरेंस में पढ़े, मानव के संदर्भ में पढ़े, तो शरीर आ जाएगा शब्द, और सजीवों के संदर्भ में पढ़े तो सजीव शब्द आ जाएगा। अब आप देखिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मानव से संबंधित है, तो मानव से संबंधित है, इसलिए मैंने शब्द शरीर लिखा। अब आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, कई बार इसके आंसर्स भी लिखे होंगे, पर हमें 10th क्लास में आने के बाद ये जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि ऐसा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, विज्ञान क्या, क्यों और कैसे पे टिकी हुई है। तो क्या को हमने क्लियर कर लिया, अब इस क्यों कहते हैं उसका रीज़न आप देखिए। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि हम कोशिका को शुरू करते हैं, पहला शब्द हमारा कोशिका से है, और अंतिम शब्द जो हमने पढ़ा है कि कोशिका क्या है, कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो हमारा जो अंतिम शब्द होगा वो अंतिम शब्द क्या होगा, शरीर। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये फासला है वो कैसे कवर होता है, ये कनेक्शन निकलेगा इन दोनों के बीच में। देखिए, कोशिका के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जीवों को 2 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया, विभाजित किया गया, जिसको अपन यूँ बोल सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर, और दूसरे नंबर पर होता है बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जैसे किसी के शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से हो रखा है, तो ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना। और जिनमें शरीर बढ़ जाए, जटिलता बढ़ जाए, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उस शरीर का निर्माण करती है। ऐसे जीवों को, ऐसे सजीवों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव शरीर, उनमें फिर कार्य का विभाजन पाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि लॉकडाउन में ही हो रहा होगा कि किसी के घर में एक ही सिस्टर है, एक ही लेडीज है, तो सारा काम वो अकेले ही कर रहे हैं, अर्थात खाना भी उन्हें बनाना, किसी को वर्क डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अगर किसी की फैमिली में 2 से 3 या 3 से 4 लेडीज है, तो वर्क का डिवाइड हो रखा है कि आपको सुबह ये काम करना है, शाम को ये काम। इस सजीवों में भी ऐसा ही है, जिसमें जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर होता है, उसको सारा काम उसी को करना, चाहे श्वसन से संबंधित हो, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, चाहे वो उत्सर्जन से संबंधित हो, चाहे वो जनन से संबंधित हो। लेकिन जब जीव में थोड़ा जटिलता बढ़ जाती है तो फिर कार्यों का विभाजन हो जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हो रखा है, देखने का काम आंखें कर रही, सुनने का काम कान कर रहे हैं, चलने फिरने का काम हाथ पैर कर रहे हैं। तो इस तरह से वर्क का डिवाइडेशन हो रखा है। तो जहाँ कार्यों का विभाजन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव के। तो मानव इसके अंदर आ जाएगा। अब आप वापस आइए इस पे कि हम कोशिका से जान लेते हैं कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। देखिए, जब बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो कोशिका अकेला अपना काम नहीं कर सकती, तो कोशिका फिर क्या करती है, एक समूह बनाती है संगठित होकर, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं।
क्या कहते हैं, उत्तक। अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान कार्य करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक। या कार्यों के दृष्टिकोण से इसमें समानता पाई जाती है। जैसे मुझे इस उंगली को घुमाना है, मुझे इस हाथ को घुमाना है, तो ये कोशिकाएं क्या हो रही, इकट्ठी हो रही और उसके बाद इसको घुमाने का एक प्रयास कर रही है, जिसको अपन किसके रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, उत्तक, टिश्यू। ये सेल हो गया, एक टिश्यू गया। अब ये उत्तक क्या करेगा, उत्तक भी अकेला काम नहीं कर सकता, तो ये फिर क्या करता है, ये और अपने जैसे लोगों को जोड़ता है, समुदाय बनाता है, समूह बनाता है। फिर वो किसका निर्माण करता है, वो निर्माण करता है अंग का, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन। और फिर ये अंग क्या करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है। और अंग तंत्र किसका निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। अब देखो हमारी एक चेन बन गई पूरी की पूरी, जिसको आप इस रूप में देख सकते हो कि सबसे पहले कोशिका थी, उस कोशिका ने संगठित होकर क्या निर्माण कर दिया, किसका निर्माण कर दिया, उत्तक का। उत्तक ने किसका निर्माण किया, अंग का निर्माण किया। अंग ने किसका निर्माण किया, अंग तंत्र का निर्माण किया। और अंग तंत्र ने फिर किसका निर्माण कर दिया, शरीर का निर्माण कर दिया। अब आप इसमें पूरे में देखिए कि हमने परिभाषा क्या लिखी, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शरीर, ये रहा शरीर। शरीर जहां से कहानी हमने शुरू की थी हम वापस वहीं आ गए। इसलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो दो शब्दों पे अपने को थोड़ा और जानने की जरूरत पड़ जाती है। संरचनात्मक शब्द क्या है और फिर क्रियात्मक शब्द क्या है। देखिए, संरचनात्मक शब्द से अगर अपन बात करें तो संरचनात्मक का तात्पर्य होता है संरचना के दृष्टिकोण से, संरचना के दृष्टिकोण से। दूसरे नंबर पर शब्द है क्रिया के दृष्टिकोण से। तो संरचनात्मक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के दृष्टिकोण से। तो संरचना के दृष्टिकोण से भी कोशिका कैसी हो गई थी, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई शरीर की। दूसरे नंबर पर क्रियात्मक अर्थात कार्य के दृष्टिकोण से भी क्या हो गई थी, ये छोटी इकाई, कार्य के दृष्टिकोण से। अब देखिए ओवरऑल परिभाषा क्या हो गई कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का, उत्तक अंग का, अंग तंत्र का, और अंग तंत्र फिर शरीर का। तो ओवरऑल ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए तंत्र शब्द आया तो हमारा पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तंत्र, तंत्र की आवश्यकता किनमें पड़ती है, तो तंत्र की आवश्यकता पड़ती है बहुकोशिकीय जीवों में, अर्थात ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हो, या यो बोल सकते हो दो या दो से अधिक कोशिकाएं हो, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मानव तंत्र, तो मानव शरीर कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। अब इस मानव के अंदर क्या है कि हर काम को करने के लिए एक तंत्र है। जैसे एक जनरल वे में अपन इस पाठ के हिसाब से देखें तो सबसे पहले होता है श्वसन। श्वसन परम आवश्यक है क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 को वापस रिलीज कर देना, ये श्वसन जनरल वे में हम आज पढ़ेंगे। इसको आगे की क्लासों में भी देखेंगे कि श्वसन और क्या है ब्रॉड टर्म पे। तो श्वसन करने के लिए जो तंत्र पाया जाएगा उस तंत्र को अपन क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र, ठीक है। इसी प्रकार से पाचन, भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में रूपांतरण, उसको क्या कहते हैं, पाचन। अब पाचन क्या है, पाचन के लिए कौन सा तंत्र है, पाचन तंत्र। इसी प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, उत्सर्जन तंत्र। तो ये किसके लिए, उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, तो बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, ये अपना अपना काम बखूबी करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में आपस में क्या बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है। और ये सामंजस्य क्या करता है, इसी सामंजस्य के कारण हम हमारे शरीर के सभी क्रियाकलापों को आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में, हमारे स्कूल में एक सिस्टम होता है, टीचर्स होते हैं और टीचर्स के ऊपर
हेड हेड होते हैं, उनको अपन प्रिंसिपल सेल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है हमारे शरीर का प्रिंसिपल। शरीर का प्रिंसिपल कौन हो गया, वो हो गया मस्तिष्क। ये मस्तिष्क क्या करता है, इन सभी ऑर्गन्स पे, सभी तंत्रों पर, सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है और आपस में समन्वय बैठाए रखता है। अब देखिए इन सब में से हम शुरुआत करते हैं पाचन से, है ना। लॉकडाउन है, खाने का टाइम ही चल रहा है, तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी थोड़ी जानकारी हो जाए कि पाचन क्या है और कैसे सिस्टम हमारी बॉडी का चलता है। देखिए पाचन को समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन के रूप में इसको देखें, और डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। देखिए पाचन क्या है, एक सामान्य शब्दों में आपसे पूछा जाए तो पाचन क्या है, भोजन के जटिल अवयवों को, जटिल अवयव का मतलब यहाँ पत्थर से नहीं है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है, जटिल अवयवों का सरल अवयवों में रूपांतरण। सरल अवयव क्या क्या हो गए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, ठीक है ना, खनिज। इन सब में सबसे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और वो जो रूपांतरण है जो मानव शरीर में किसके रूप में हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। इसका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है ना। बड़ा इजी है याद करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी हेल्थ का एक शब्द बड़ा अच्छा चल रहा है, CHO, आप याद रखिए CHO, ठीक है ना। पहले वाले के 6, तीसरे वाले के 6, दोनों को जोड़ के आप बीच वाले पर टिका दो, क्या हो जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज, ठीक। अब हमारी बॉडी भी क्या है, हमारी बॉडी पाचन को समझने के लिए आप ये मान लो कि जिस प्रकार से हमारी फेवरेट चीज़ क्या है, मोबाइल है ना। तो जैसे मोबाइल और सिम का कनेक्शन है, वैसे हमारी बॉडी में पाचन का कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन क्या है वो देखिए, मैं एक चार्ट से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये हो जाए क्लियर। भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में रूपांतरण क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन के लिए जो तंत्र काम में आता है उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। अब देखिए किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, उसका ग्लूकोज के रूप, ठीक। ये अपन आगे देखेंगे। अब देखिए पाचन को मैंने जैसा आपको बताया था कि मोबाइल और सिम का कनेक्शन है, तो देखिए इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पाचन तंत्र को यदि हमें विभाजित करना है तो पाचन तंत्र को दो भागों में हमने विभाजित किया। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर आता है जिसको अपन यूँ बोल सकते हैं अंग या ऑर्गन, ठीक है। अब इस अंग को अपने नाम क्या दिया है, ये वो मोबाइल है, ये बॉडी है जिसके अंदर आप किसी प्रकार की सिम डाल सकते हो। और दूसरे नंबर पर अगर अपन चर्चा करें तो वो शब्द आएगा ग्रंथि, जिसको अपन ने सिम का नाम दिया, सिंपल। अब देखिए इस अंग को अपन ने डिवाइड किया है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं जो पाचन में सम्मिलित है। उन अंगों के नाम अपन एक एक करके क्रम से लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले मुख, ठीक है ना, उसके बाद ग्रसनी, हम नोट करते हैं हाथों। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो ग्रास नली। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट के अंदर क्या है, सबसे लास्ट में आता है मल द्वार। तो आप देखिए अगर मैं नंबर दूं इनको तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th नंबर पर ये हमारी बॉडी का खोखा हो गया, ये बोल सकते हो आप कि हाँ, जिसमें आप किसी प्रकार को देखिए सातों के नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ठीक है। अब आप आइए उसको अपन ने ग्रंथियां, जिसको किसका नाम दिया, सिम कार्ड का नाम दिया। देखिए इन दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तो ये मोबाइल रूपी हमारा पाचन तंत्र है ना, ये चल ही नहीं पाएगा। तो देखिए उसको डिवाइड किया हमने 3 भागों में। पहले नंबर पर है लार ग्रंथि, ठीक है ना, जो मुख में है, ठीक। दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। और उसके बाद है अग्नाशय, अग्नाशय जिसको अपन यूँ बोल सकते हैं
सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये फर्स्ट वाली है। यकृत। देखो प्रश्न भी आया हुआ है बोर्ड में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो ध्यान में रखें आप यकृत, जिसको इंग्लिश में भी आप याद कर लेना लीवर, है ना। आपने सुना भी होगा कि इसका लीवर डैमेज हो गया, ये अक्सर सुनने में आता है क्योंकि लीवर एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। शराब अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन का काम ह्यूमन बॉडी में यकृत के द्वारा होता है, इसके सबसे पहले यही खराब होता है। दूसरे नंबर पर अग्नाशय, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। एक सामान्य शब्दों में अपने अब तक जाना है कि पाचन क्या है, तो भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में रूपांतरण करना ताकि मानव शरीर को क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके, जिसको अपन किसके रूप में जानते हैं, पाचन के रूप में। जो इस पाचन में जो अंग सम्मिलित होते हैं उन अंगों से मिलकर निर्माण करता है वो पाचन तंत्र का, जैसा कि अपन ने देखा भी था। अब पाचन तंत्र को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, दो पार्ट्स है उसके, अंग और उसके साथ ग्रंथियां। अंग के अंदर पहले नंबर पर है मुख, रश्मि, रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलद्वार। ग्रंथियां जिसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, लार ग्रंथि, यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नोट कर लेना ये आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है अग्नाशय ग्रंथि, तो ये तो ग्रंथियां क्या करेगी, पाचन में योगदान करेगी, और ये क्या करेंगे कि अलग अलग पार्ट से जहाँ से होते हुए हमारा भोजन गुजरेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज पहला वीडियो है, मैंने यहाँ तक का टॉपिक लिया है। आशा है कि मैं आपकी सभी चीज़ों तक पहुँचूँगा, छुए अनछुए पहलों तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ज्ञान विहार द्वारा आयोजित जो मुहिम है इसमें आपसे सम्मिलित हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखें।